नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन जो पढ़ रहे थे राजस्थान का जो भूगोल, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस का पहला पॉइंट दे रखा था, उस पहले पॉइंट में आपने देखा था भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आपने देखा था। दूसरा पॉइंट की जब अपन बात करते हैं तो दूसरा अपना अध्याय आता है भौतिक राजस्थान के, मतलब दूसरा अपना जो भूभाग आता है वो आता है राजस्थान के। अपन देख रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक भाग। राजस्थान के भौतिक भाग या राजस्थान का भौतिक विभाजन। अब अपन बात करते हैं कि भौतिक का मतलब होता क्या है। तो भौतिक का मतलब ये होता है कि जो स्थल अपना मंडल है, जो अपना स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल पर जो भौगोलिक उच्चावच होते हैं, स्थल मंडल पर जो भौगोलिक उच्चावच होते हैं, उन उच्चावचों में अपन बात करते हैं। उच्चावच हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है। उच्चावच पर्वत भी हो सकता है। उच्चावच की अपन जब बात करें तो उच्चावच पठार भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है। पर्वत, पठार, मैदान, झील। फिर बात करें नदियाँ, ये तो आते हैं अपने भौगोलिक में। और अपन यदि बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में, या प्राकृतिक वनस्पति भी हो सकती है, या फिर प्राकृतिक संसाधन आदि के संदर्भ में इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो अब अपन जब बात करें कि भौतिक विभाजन का आधार क्या होना चाहिए, तो अगर इनका विभाजन का आधार देखें तो स्थल रूप के आधार पर अपन बात करते हैं। तो इस स्थल रूप में पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, झील हो सकती है, फिर मरुस्थल हो सकता है, या फिर मरुस्थल हो सकती है, नदियाँ हो सकता है। भौगोलिक दशाओं के बारे में जब अध्ययन करें तो जलवायु हो सकती है, मृदा हो सकती है, या फिर प्राकृतिक वनस्पति। ये जो इनके भौगोलिक दशाएं हो सकती है। और वो भौगोलिक दशाएं किसकी हो सकती है, भौतिक जो भाग होते हैं उनके विभाजन के आधार हो सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान है जो, उसे राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का क्या है, भौतिक प्रदेश। तो अब भौतिक प्रदेशों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि एक वर्गीकरण आता है 1968 में। और एक वर्गीकरण जो 1968 में आया, वो वर्गीकरण दिया जाता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा दिया जाता है। और ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जिस किताब में दिया गया, उस किताब का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का
भूगोल। बात करते हैं भौतिक प्रदेश का। सबसे पहला वर्गीकरण जो दिया 1968 की बात आती है, वीसी मिश्रा ने दिया और इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने जो स्थल रूप या भौगोलिक जो दशाएं या कृषि प्रतिरूप आदि के आधार पर भौतिक जो अपना राजस्थान है, राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांट दिया। राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांट दिया। अब अगर अपन बात करते हैं कि वो जो 7 आधार या जो 7 भाग कौन कौन से हैं, तो 7 जो प्रकारों में बांटा है वो देखते हैं नक्शे में। नक्शे में देखते हैं। अपना ये है राजस्थान में नक्शा। उस राजस्थान के नक्शे में बात करते हैं इनका वर्गीकरण की। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग जिसकी मैं बात करूं, जैसलमेर वाला या बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर का जो हिस्सा है उसको नाम दिया गया पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश या पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से नाम दिया गया। उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण अर्ध शुष्क दिया गया। जो अपन बात करें तो ये अपना अर्ध शुष्क है, यहाँ का हिस्सा ये अपना कौन सा है, अर्ध शुष्क, ये अपना शुष्क। उसके बाद में नहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो नहरी क्षेत्र का ये वाला जो तीसरा हिस्सा था ये वाला दिया। उसके बाद में जो अपना अरावली का भाग है, अरावली का भाग है ये वाला पूरा अरावली का भाग है। ये वाला पूरा क्या है, अरावली का भूभाग। इसको चौथे प्रकार में बांटा गया। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा आता है इसको बांट दिया गया दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में अगला जो वर्गीकरण आता है, अगला जो भाग आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, वो वाला आता है ये वाला भूभाग जिसको छठा भौतिक प्रदेश। और ये आता है अपना 7वां जिसको बोलते हैं चंबल बीहड़ प्रदेश। ये आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। अपन बात करें तो जो पहला जिसको अपन नाम देते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, उस पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर का हिस्सा आता है और बाड़मेर का हिस्सा आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल की जब ये वाला भूभाग की अपन जब बात करते हैं, इस वाले भौतिक प्रदेश की जब अपन बात करते हैं तो इसमें जालोर आ जाता है, पाली आ जाता है, यहाँ आ जाता है नागौर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है। उसके बाद में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है जिसको बोलते हैं नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश गंगानगर आ जाता है और बीकानेर का उत्तरी भूभाग, बीकानेर का उत्तरी भाग और गंगानगर का हिस्सा आ जाता है। उसके बाद में अरावली का जो विस्तार है, उस अरावली के विस्तार को चौथा भौतिक भाग में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो अपने दक्षिणी या पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है जिसमें आ जाता है जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा का हिस्सा। फिर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश की, तो ये वाला दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और ये वाला आ जाता है अपना चंबल बीहड़ जो धौलपुर और सवाई माधोपुर वाला हिस्सा चंबल या चंबल बीहड़ प्रदेश है। अब बात करते हैं अपन एक और वर्गीकरण है और वो वर्गीकरण है अपना जो मुख्यतः अपन जिसको पढ़ते हैं 4 भौतिक भाग। उस वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं या उससे पहले एक वर्गीकरण की और बात करें तो वो वर्गीकरण आता है प्रोफेसर रामलोचन का। एक आता है प्रोफेसर
प्रोफेसर रामलोचन सिंह का। और उनका जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में इसको दो तो वृहत प्रदेशों में बांट दिया गया, दो वृहत प्रदेश और 4 उप प्रदेश, 4 उप प्रदेशों में बांटा और फिर 12 जो है लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा, लघु प्रदेशों में बांट दिया। जो प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने जो वर्गीकरण दिया, उन्होंने 2 तो वृहत भौतिक प्रदेशों में बांट दिया और वृहत के बाद में उन्हीं वृहत को 4 उप प्रदेशों में बांटा और फिर इनको 12 लघु प्रदेशों में बांट दिया। किसने बांटा? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। अब इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण जब करते हैं तो 2 भागों में जो बांटा था वो 2 भाग है। एक तो राजस्थान, एक अपन बात करते हैं राजस्थान की और दूसरे की बात करते हैं राजस्थान पठार की। राजस्थान पठार की 2 भागों में बांटा मुख्यतः। उनका अपन यदि वर्गीकरण करते हैं तो पहला आ जाता है राजस्थान, दूसरा आ जाता है राजस्थान पठार। उसके बाद में राजस्थान को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है और उसमें आ जाता है एक मरुस्थल, उसमें एक भाग आ जाता है मरुस्थल और दूसरा आ जाता है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर इसको 2 भागों में बांट देते हैं और पहला आ जाता है अरावली, पहला आ जाता है अरावली, दूसरा आ जाता है चंबल बेसिन, दूसरा आ जाता है क्या? चंबल बेसिन। और अपन यदि बात करें इनको उप विभाजन, जो लघु विभाजन है, उस लघु विभाजन की अपन जब बात करते हैं तो इस मरुस्थल को भी 3 भागों में बांट दिया। मरुस्थल को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है जैसलमेर, पहला भाग आ जाता है अपना जैसलमेर। फिर दूसरा भाग आ जाता है बीकानेर, अगला भाग आ जाता है बाड़मेर, अगला भाग आ जाता है बाड़मेर का। फिर राजस्थान बांगर को भी 4 भागों में बांट दिया जाता है। वो 4 भाग है, मैं कहूँ राजस्थान बेसिन, राजस्थान बेसिन, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। अगला तीसरा नागौरी उच्च भूमि, तीसरा नागौरी उच्च भूमि। चौथा आ जाता है गोडवाड़ प्रदेश, चौथा आ जाता है गोडवाड़ प्रदेश। अब अपन अरावली की जब बात करते हैं तो अरावली को भी 3 लघु भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा दक्षिणी अरावली। यदि अपन बात करें फिर चंबल प्रदेश की, तो चंबल प्रदेश को भी फिर से 2 भागों में बांट दिया जाता है। वो आ जाता है एक तो निम्न, पहला आ जाता है निम्न चंबल और चंबल को भी 2 भागों में बांट दिया, निम्न चंबल और मध्य चंबल। तो ये था प्रोफेसर रामलोचन सिंह का भौतिक भागों का वर्गीकरण। पहले 2 वृहत प्रदेशों में बांटा, जिसको राजस्थान और दूसरा भाग राजस्थान का पठार। फिर इसको 4 उपभागों में बांटा, राजस्थान का 2 और वो था पहला मरुस्थल और दूसरा था राजस्थान बांगर। और फिर यदि बात करते हैं राजस्थान पठार का पहला भाग अरावली और दूसरा भाग चंबल।
अब इनका 12 प्रकार से बांटा इनका लघु विभाजन। तो मरुस्थल को भी 3 भागों में बांट दिया, मरुस्थल को 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का। फिर राजस्थान बांगर को 4 भागों में बांटा, राजस्थान बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी बेसिन या नागौरी उच्च भूमि, और फिर अपना चौथा आता है गोडवाड़ प्रदेश। अरावली को 3 भागों में बांट दिया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरा दक्षिण अरावली। चंबल को भी 2 भागों में बांट दिया, पहला चंबल जिसको चंबल निम्न और दूसरा मध्य चंबल या चंबल का मध्य वाला हिस्सा। तो ये था प्रोफेसर रामलोचन सिंह का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोफेसर रामलोचन का वर्गीकरण। प्रोफेसर रामलोचन सिंह का क्या है ये वर्गीकरण। अब आगे अपन बात करते हैं अगला वर्गीकरण जो इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, और उसी को आधार मानकर अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर A.K. तिवारी। वो है तिवारी, प्रोफेसर A.K. तिवारी है। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1964 में दिया, 1964 में दिया। और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया उस वर्गीकरण में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया। वो भौतिक विभाजन की अपन बात करें तो पहला आ जाता है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में तीसरा आ जाता है अपना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और उसके बाद में चौथा आ जाता है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो पहला वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, और जो पहला भौतिक भाग पढ़ने वाले हैं मरुस्थल। क्या पढ़ने वाले हैं? मरुस्थल। मरुस्थल की जब अपन बात करते हैं तो ये अपने आप में जो 33 महासागर है, 33 महासागर का क्या है अवशेष है। 33 महासागर जो पश्चिमी राजस्थान में है था, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ था, 33 महासागर था। और 33 महासागर का विस्थापन हो जाने के बाद में वहाँ मरुस्थल का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। और इसका निर्माण जूरासिक, एक काल हुआ करता है जूरासिक क्रिएटेसिस, जूरासिक क्रिएटेसिस काल में इसका ये बताया जाता है कि यहाँ समुद्र था और समुद्र का विस्तार हुआ, और उस विस्तार के तत्पश्चात धीरे धीरे समुद्र आगे की ओर खिसकता गया, और फिर यहाँ जो है इसका मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण होता है। अपन जब बात करते हैं और तो ये बात ये है कि मायोसीन जब युग था तो उस मायोसीन युग के समय भी जो मुख्य शाखा के निर्माण के साथ ही क्या हुआ कि जो ये अपना मायोसीन युग है, मायोसीन युग में जो हिमालय था,
हिमालय की एक शाखा के निर्माण के साथ ही भारत की जलवायु का भी व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो 33 महासागर था उसका विस्थापन के साथ क्या हुआ, 33 महासागर के विस्थापन के साथ साथ यहाँ मरुस्थल का विस्तार होता है, और मरुस्थल का विस्तार के साथ साथ ही यहाँ पर क्या होने लग जाता है, जलवायु का भी व्यवस्थापन होने लग जाता है। और जब जलवायु का व्यवस्थापन होने लगता है तो वहाँ कोई ना कोई मानवीय क्रियाएं भी होने लगेंगी। तो ऐसा धीरे धीरे होने के पश्चात जुरासिक क्रेटेशियस काल से 33 महासागर अटना हुआ पाया जाता है। और फिर यदि अपन बात करते हैं तो मरुस्थल की उत्पत्ति के क्या कारण रहे होंगे, कि पहले महासागर था और 33 महासागर का विस्थापन हुआ, और विस्थापन के साथ साथ ही मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। तो मरुस्थल उत्पत्ति के कारण क्या रहे होंगे, मरुस्थल उत्पत्ति के कारण क्या रहे होंगे। तो पहला कारण मैं बात करूं तो मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप। दूसरे की बात करता हूं तो यहाँ चट्टानों का यांत्रिक विखंडन, चट्टानों का यांत्रिक विखंडन। और तीसरे कारण की जब बात करते हैं तो यहाँ वायुड स्रोत भी अपने आप में क्या है, मरुस्थल के प्रसार को क्या बढ़ावा दिए, या ये क्या कह सकता हूँ कि ये कारक सिद्ध हो सकता है। तो अब अपन बात करते हैं मरुस्थल की बेसिक चीज़ों के बारे में। मरुस्थल की बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इस मरुस्थल का विस्तार जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहाँ, और जो भारत का पश्चिमी भाग है वहाँ, मतलब इस वाले पूरे प्रदेश में क्या है, मरुस्थल है। और अब इस मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका जो 15% है, 15% तो है कहाँ, पाकिस्तान में, या इसको नाम दे दिया जाता है चेलिस्तान। पाकिस्तान का जो हिस्सा है जहाँ मरुस्थल आता है उसको नाम दे दिया जाता है चेलिस्तान। और इसका 85% है, वो 85% की जब बात करते हैं तो वो भारत के 4 जो अपने राज्य हैं उन राज्यों में क्या है, विस्तृत है। पहला अपन बात करते हैं राजस्थान की, फिर दूसरा गुजरात की बात करते हैं, और फिर पंजाब की बात कर लेते हैं, फिर हरियाणा की बात करते हैं। तो इन राज्यों में क्या है, मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान में। अब मरुस्थल का जो विस्तार है वो पूरे अपन राजस्थान की बात करते हैं, इस 85% का 61%, इस 85% का 61% मैं कहूँ 61.11%, 61.11 जो % है वो राजस्थान में है। और इस राजस्थान का मरुस्थल के जो 61.11% भाग है वहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या है। जनसंख्या कितनी है, 40% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और ये जो मरुस्थल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 भौतिक भाग है, उन भौतिक भागों में सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है या फिर भौतिक भाग में कह सकता हूँ। और इसी में जो टोटल है सर्वाधिक जनसंख्या है वो 4 भौतिक प्रदेशों की तुलना में इसी में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है। तो सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला,
और 61.11% क्षेत्रफल वाला। अब इसकी जब बात करते हैं कि इसका विस्तार राजस्थान के कितने ज़िलों में है, राजस्थान में इसका विस्तार है वो कितने ज़िलों में है। तो इसके विस्तार के लिए एक ट्रिक है कि बाजे 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 बीग जोजा बाजे बीग जोजा चूना सीपा हजू चूना सीपा हजू। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ आ जाता है बाड़मेर से एक नया जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वो बनता है बालोतरा। उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बी से बीकानेर, फिर बी गंगानगर, उसके बाद में जो से जोधपुर, जा से जालोर, चू से चूरू और ना से नागौर। और नागौर का भी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीडवाना कुचामन। और इधर जो अपना जोधपुर था, जोधपुर से भी जो नया बना है फलोदी। और अपन आगे बात करें सीकर, पाली, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय ज़िले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जालोर, चूरू और नागौर का डीडवाना, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बालोतरा, सीकर, पाली, हनुमानगढ़ और अगला आ जाता है अपना हनुमानगढ़ और झुंझुनू। अब ये जो मरुस्थल है, इसी मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। और इसी में क्या पाई जाती है? इसी में यही है अपना सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। और इसी में है कितनी जनसंख्या? राजस्थान की 40% जनसंख्या। इसका टोटल मरुस्थल का 11%, 61.11% इसी में है। और अपन अब बातें करते हैं कि जो है इसका क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है। तो इसका है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई है, वो लंबाई आ जाती है 640 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई आती है 300 किलोमीटर। क्षेत्रफल 1,75,000, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। और इसका जो ढाल है, इसकी ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जब घग्गर नदी की बात करते हैं तो घग्गर नदी का उद्गम होता है मेघालय में कालका की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से। तो कालका की पहाड़ियों से निकलकर हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है। और टिब्बी से प्रवेश करने के बाद इस नदी को
पाकिस्तान तक ये जब नदी बहती है तो इसको हकरा कह दिया जाता है। इसको राजस्थान में अपरदन कहलाता है, नाली या पाट। इसी नदी के किनारे कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं हैं। इसी के किनारे रंगमहल सभ्यता है और इसी के किनारे अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्या है, बसा हुआ है। तो ये जो ये नदी है वो नदी इस दिशा में बहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ढाल उत्तर, इसके ढाल की जब बात करते हैं तो ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर माना जाता है। और ये अपन बताए इसमें अपन जब बात करते हैं तो जो ये 33 सागर की आपने पहले ये देखा था कि जो 33 सागर इसके क्या प्रमाण मिले कि ये 33 सागर के अवशेष है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमें कैसे पता लगा कि ये यहाँ पहले 33 सागर था, फिर धीरे धीरे विस्तार के कारण या मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये प्रमाण मिला है। एक तो काष्ठ लकड़ी, यहाँ काष्ठ जीवाश्म पार्क है। काष्ठ क्या है, जीवाश्म पार्क, वो है आकल गांव जैसलमेर में। कहाँ है, आकल गांव है जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में है। फिर दूसरा एक गांव आ जाता है कुलधरा, और वो कुलधरा गांव पड़ता है जैसलमेर में। इस जैसलमेर से व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं। व्हेल मछली के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। फिर यहाँ आ जाता है खारे पानी की झीलें आ जाती है। खारे पानी की क्या आ जाती है, झीलें आ जाती है। और खारे पानी की झीलों में आ जाता है, जैसे सांबर झील की बात कर लें, डीडवाना की बात कर लें, कुचामन की बात कर लें। फिर तो ये झीलें हैं वो अपने आप में ये बताती है कि यहाँ खारे पानी की झीलें या 33 सागर के अवशेष हुआ करते थे। यहाँ जीवाश्म जो पार्क है, जीवाश्म पार्कों की प्रधानता रही है। तो ये सब प्रमाण हमें बताते हैं कि यहाँ 33 सागर के अवशेष थे। और उसके बाद में अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो मरुस्थल है, मरुस्थल को कितने भागों में बांटा रखा है। अब जो मरुस्थल के भाग है तो मरुस्थल के भाग अगले क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आप सबका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।